स्वागत है आपका अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे इस समय अच्छे से। और आपके जो भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं उन सब में एक टॉपिक ज़रूर लगा हुआ होता है, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास। अगर आप नेट की तैयारी करें तो इकाई 1 में ही ये सब टॉपिक हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली, प्राकृतिक, सौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी, ये सब भाषाएं और उनकी विशेषताएं भी उसमें पूछा जाता है। अगर आप हायर की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें ये सब पूछा जाता है। और अगर आप किसी भी टीजीटी, पीएचडी, पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये सारे टॉपिक उसमें आते हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में उसी की तैयारी कर रहे थे। ये हमारा इस टॉपिक का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने भाषा विज्ञान के टॉपिक के 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक का वस्तुनिष्ठ इतिहास में भाषा विज्ञान के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके पहले भूत भाषा अर्थात पैशाची भाषा को पढ़ रहे थे, वो तीसरे वीडियो में कंप्लीट हो गया था। उसमें इसके पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ा और सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश आदि भाषाओं को हम पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये टॉपिक हमारा है। और उसमें हम लोगों ने पाली भाषा को पढ़ चुका है और फिर महाराष्ट्री की प्राकृतिक व्याकरणों के आदर्शों के अनुसार उनकी भाषाओं को पढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्री को प्राकृतिक व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। ठीक है, स्थान के नाम पे ही उनका नाम रखा गया है। यहाँ पे डॉक्टर हर्नले के अनुसार महाराष्ट्र का अर्थ है महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज गियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृतिक से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। तो एक प्रश्न ये बनेगा कि मराठी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो किससे हुई है? महाराष्ट्रीय प्राकृत से हुई है। तो यहाँ ये प्रश्न बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए किया है। अवंती और वाहिक ने ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्र भाषा के में अंतर्भूत है। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत सौरसैनी का ही विकसित रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रचनाकारों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, काव्यशास्त्रियों के अनुसार उनकी बातों को रखा गया है कि महाराष्ट्रीय भाषा का जन्म कैसे हुआ। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट भाषा माना है। तो अगर ये प्रश्न बनेगा कि दंडी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा किसे माना है, तो किसे माना है? महाराष्ट्रीय भाषा को। ठीक, इस प्रकार से ही प्रश्न बनते हैं कि हमारे जो 1-2 नंबर के प्रश्न रह जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्रस्यां भाषां प्राकृष्टं प्राकृतं विदुः सागरः सूक्तिरत्नानां सेतु बंधादि आदि यन्यम। महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं। ठीक, तो ये श्लोक जो है ये काव्यादर्श से लिया गया है, दंडी की रचना से। तो यहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्रीय भाषा को सर्वोत्कृष्ट बताया है। अब आगे है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई रचनाएं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? राजा हालकृत गाहा सत्सई, मतलब गाथा सप्तशती के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रवरसेन कृत रावण वहो, सेतुबंध इसका नाम है। वाक्यपति कृत गाउड़ वहो, गोडवध। जयवल्लभ कृत वज्जालग, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित्र। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 ही रचनाएं हैं, एक तो गाथा सप्तशती और दूसरा है कुमारपाल चरित्र। ये बराबर प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। सौरसैनी प्राकृत। ठीक, सौरसैनी प्राकृत है। यहाँ पे मूलतः यह सूरसेन अर्थात मथुरा के आसपास ये बोली जाती थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसैनी का बहुत आदर था, अर्थात भारत के बीचों बीच की भाषा। यूं मध्य देश विवसती स कवि
सर्वभाषा निष्णाः अर्थात जो कवि मध्य देश में रहते हैं सभी भाषा में निपुण रहते हैं। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। ठीक, तो दक्षिण से ही विकास होकर ये मध्य भारत में आई थी। यहाँ पे किसने कहा है ये चीज? डॉक्टर पिसेल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। सौरसैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। ठीक है, एक प्रश्न ये है कि नाटकों के गद्य की भाषा क्या थी? कब के समय में ये पूछ रहा है? मध्यकालीन आर्य भाषा के समय पर, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उस समय नाटकों की गद्य भाषा क्या थी? तो उस समय भाषा थी सौरसैनी। ठीक, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जिन जिन टॉपिकों को कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान है, उन टॉपिकों को जरूर लिख लीजिए, उन पॉइंटों को जरूर लिख लीजिए। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है कि सौरसैनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके, अर्थात नाटकों की ही तो भाषा अर्थात कार्य सौरसैनी ही है। विद्वानों ने सौरसैनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग सौरसैनी की भाषा का आधार रखा गया है। वररुचि के अनुसार संस्कृत से, राम शर्मन के अनुसार महाराष्ट्री से, पुरुषोत्तम के अनुसार संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों हैं। तो ठीक, यहाँ पे वररुचि और पुरुषोत्तम के द्वारा पूछे गए हैं प्रश्न ये कंपटीशन एग्जाम में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वररुचि ने सौरसैनी प्राकृत को प्राकृतिक भाषा का मूल माना है। ये हमारा यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि वररुचि ने सौरसैनी प्राकृत को मतलब अर्थात कौन सी भाषा को प्राकृतिक भाषा माना है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। पैसाची प्राकृत को पैसाचिक, पैसाचिका ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत भवन, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से जाना जाता है। इसके ठीक पिछले वीडियो में अर्थात तीसरे नंबर के वीडियो में हमने देखा था, जो सफलता की क्लास तीसरी क्लास थी, तो उसमें यही टॉपिक था ना कि भूत भाषा किसे कहता था। अब देखिए, भूत भाषा के अन्य नाम भी हमको यहाँ पर मिल गए कि भूत भाषित, पैसाचिक, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा। ठीक, ग्राम्य भाषा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पैसाची प्राकृतिक के ही अन्य नाम हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जॉर्ज गियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों को आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है। अर्थात मतलब इस तरह से भारत का नक्शा है, जो भारत का नक्शा है इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ पे आपका ये जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर इधर से चले जाते हैं। ये इस तरफ का पूर्वी भारत हो गया। इधर से आपका आता है, यहाँ पर पंजाब है, इधर आपका पाकिस्तान है, आगे अफगानिस्तान है। तो मतलब पूरे इस राउंड की जो भाषा थी क्या थी? पैसाची भाषा थी। ठीक, तो तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में क्वेश्चन इस लाइन से आते हैं कि जॉर्ज गियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों को आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम अर्थात अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया गया है। प्रश्न आया था कि दर्द क्या है? ठीक, एक भाषा की प्रभावित भाषा। तो इस प्रकार से आप दर्द को यहाँ जान लीजिए, इसको जरूर लिख लीजिए कि दर्द क्या है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ छठ भाषा चंद्रिका में राक्षस विचास तथा पिशाच भाषा का प्रयोग बताया है। रक्षा पिशाचनी चेसु पैसाची दित्यम भवेत। मार्कंडे ने प्राकृतिक सर्वस्व में मतलब मार्कंडे की देखिए एक रचना है ये। ठीक, प्राकृत सर्वस्व में कै पैसाची, सौरसैन पैसाची तथा पांचाल पैसाची, इन 3 प्रकार की पैसाची भाषाओं को 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। अब अगला टॉपिक है इसमें मागधी प्राकृत। ठीक, अभी तक हमने सौरसैनी प्राकृत पढ़ा है, महाराष्ट्री प्राकृत पढ़ा है, अब ये आ रहा है मागधी प्राकृत। ये कहा कि मगध देश की भाषा रही है। ठीक, तो नाम से ही यहाँ पता चल जा रहा है। मार्कंडे ने सौरसैनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। ठीक, तो यहाँ पे मार्कंडे ने किससे बताई है? सौरसैनी से ही। मागधी के साकारी, चांडाली और साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा कि अश्वघोष के नाटकों में प्राकृत का कौन सा रूप मिलता है? प्राकृत भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो सबसे प्राचीन रूप मिलता है। ठीक, तो सबसे क्या मिलता है?
प्राचीन रूप मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार मागधी भाषा किसकी भाषा थी। तो यहाँ पे उत्तर आपको ये याद रखना होगा कि अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज गियर्सन ने बताया है कि यह मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती अर्थात बीच में जो अयोध्या आता है, जिसका पूर्ण नाम कोसल था, वहाँ की ये भाषा थी। श्री जिंदा सगड़ी महत्तर जो कि 7वीं शताब्दी के थे, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीच चूड़ी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। ठीक है, यहाँ पे पता चलेगा कि अर्धमागधी का नाम अर्धमागधी क्यों पड़ा। ठीक, तो क्योंकि ये आधे मगध देश की आधे भूभाग जो था वहाँ की भाषा थी, इसलिए इसका नाम अर्धमागधी भाषा रखा गया था। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ था। ठीक है, अर्धमागधी कहाँ थे? जैन साहित्य में जितने अगुंतर निकाय जैसे इनके जो ग्रंथ थे उस समय के, उसमें क्या था कि अर्धमागधी भाषा का ही प्रयोग हुआ था। भगवान महावीर ने संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में दिए थे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, इस लाइन को आप जरूर याद रखें कि अर्धमागधी भाषा में कौन से साहित्य की रचना हुई थी? तो जैन साहित्य की। ठीक, जैन साहित्य की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा, आदि भाषा नाम से अभिहित किया है। तो ये प्रश्न आया हुआ यूजीसी नेट का ही है। ठीक, कि ऋषि भाषा या आदि भाषा किसे कहा गया है? तो अर्धमागधी को कहा गया है। यहाँ आप याद रखिए जरूर से इसको। देखिए याद कैसे होगा, बार बार इस वीडियो को या अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिए, कम से कम 3-4 बार। ऐसे ही आप कुछ काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, 2 घंटा 3 घंटा का रास्ता, आप उसको कान में ईयरफोन लगा के सुनिए, बार बार इस वीडियो को देखिए या नोट्स को पढ़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तभी याद होगा। रिवीजन से ही कुछ हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन की भाषा बताया है। अब देखिए अपभ्रंश अर्थात तृतीय प्राकृतिक। अब यहाँ से देखिए प्राकृत के बाद क्या अपभ्रंश भाषा आ रही है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी थी, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि संधिकालीन भाषा किसे कहा गया है? तो तृतीय प्राकृतिक अर्थात अपभ्रंश को। आगे हम बढ़ते हैं। भर्तरी के अनुसार वाक्यपदीयम के अनुसार भर्तरी की एक रचना है। वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों में से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। ठीक है, अपभ्रंश की संज्ञा किसको दी गई है? अशुद्ध शब्द, भ्रष्ट और संस्कारच्युत अर्थात संस्कार मतलब शब्दों में शब्दों का क्या था? व्याकरणीय दिशा सही नहीं थी इसमें, तो यहाँ संस्कारच्युत से यही तात्पर्य है। आगे है लिखा है, भर्तरी ने अपने वाक्यपदीयम में ही लिखा है कि शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुच्यते तमपभ्रंशः मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशनम। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने इसकी ये परिभाषा दी है। व्याधि की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। ठीक, इस आप देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में अक्सर ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। बस रचना दे देगा और कह देगा ये रचना किसकी है, तो किसकी रचना है? व्याधि। तो इस प्रकार से ये पुस्तक को पढ़ने से आप कितने लाभान्वित होंगे आप यहाँ समझ ही सकते हैं। कुछ ऐसी रचनाएं मिल रही हैं कि 2-3 प्रश्न तो यहीं क्लियर हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप से किया है। ठीक, तो अपभ्रंश का प्रयोग कैसे किया है? अपशब्द के समानार्थक रूप से किया है। और देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ बताया है? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया है। तो भूयाम, ये देखिए यहाँ पे ये श्लोक कहा गया है इसके बारे में कि भूयाम सो अपशब्दः अल्पीयांशः शब्दः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशः। ठीक, तो यहाँ इसके बारे में ये परिभाषा दी गई है कि
अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं नाट्य शास्त्र में उनके, कि जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। तो बहुत से प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे कि अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहाँ कहा गया है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक, इस बात को आप जरूर नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स में जरूर लिख लें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा की अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृतिक लक्षण ग्रंथ में किया है। ठीक, ये चंड एक कवि थे, उनका एक रचना थी प्राकृत लक्षण। उसमें क्या लिखा है, न लोपो अपभ्रंशो अधो रेफस्य। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे तो एक प्रश्न हर पेपर में, एक क्या अधिकतर प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक तो निश्चित जरूर बनेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धार सिंह के शिलालेख में मिलता है। यही इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये प्रश्न कैसे पूछा, दो तरीके से पूछा जाता है कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो वल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में। और राजा धार सिंह ने अपने पिता को किन किन भाषाओं का कवि कहा था, तो पहला है संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश, इन तीनों का कवि कहा था। ठीक, यहाँ पे ऐसे देखिए तीनों का कवि कहा है। दो प्रश्न निश्चित है यहाँ से। भामा ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश की संस्कृत और प्राकृतिक के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्य दपभ्रंशः इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा है। अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है इन्होंने, ड़ भाषा कहा है। किसने कहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, व्याकरण के आचार्य हैं ये। ठीक, इनकी व्याकरण की पुस्तक बहुत अच्छी है। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में समस्त वांग्मय को संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। किसने किया है, दंडी ने अपनी काव्य दर्श में। तदेत वांग्मय भुवः संस्कृत प्राकृतिक तथा अपभ्रंशश्च मिश्र बुधेत्यः हुर्षायः चतुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। ठीक है, क्या कहा है, आभीर भी कहा। देखिए दंडी ने क्या क्या अपभ्रंश भाषा को कहा है। आभीरादि गिरदः काव्येषु अपभ्रंशः इति स्मृतः। ठीक, तो यहाँ बहुत ही याद करने योग्य चीजें मिल रही हैं आपको, तो इसे जरूर बार बार पढ़ें, रिवीजन करें और अपनी किसी भी परीक्षा में सफलता को हासिल करें। आपकी जो भी इच्छाएं हों पूर्ण हों। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहट्ट, औहट और अवहट आदि नामों से पुकारा गया है। तो देखिए जहाँ तक आप जानते होंगे अवहट और अपभ्रंश ये 2 नाम जानते होंगे, लेकिन और भी नाम देखिए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, पटमंजरी, अवहट, औहट और अवहट। इस प्रकार से अच्छा खासा प्रश्न तैयार हो रहा है। आगे है विद्वान और अपभ्रंश के भेद, मतलब इन विद्वानों ने अपभ्रंश के क्या क्या भेद बताए हैं। तो नमी साधु ने देखिए क्या किया है कि उपनागर, आभीर, ग्राम्य, मार्कंडे ने नागर, उपनागर और व्राचड़ जो कि सिंधी भाषा है। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भाषा कहा है। अपभ्रंश का भेद बताया है। तांगरे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी बताया है। नामवर सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याकोबी भी इम्पॉर्टेंट है और मार्कंडे भी, पूर्वी और पश्चिमी 2 भेद इनके बताए हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा की विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृतिक का अपना अलग ही स्थान था। ठीक, अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी भाषा जो है प्राकृतिक के बाद मागधी अपभ्रंश में बदली, फिर मागधी प्राकृतिक के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में रूपित हो गई, फिर सौरसायनी प्राकृतिक के बाद आई जो कि सौरसायनी अपभ्रंश, एवं महाराष्ट्रीय प्राकृतिक के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये देखिए इनका क्रम था जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में अपभ्रंश की ध्वनियाँ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपभ्रंश की ध्वनियाँ। तब तक आप ज़रूर इन वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को ज़रूर भी देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।